Assalamu alaikum Khawateen Hazrat and good afternoon ladies and gentlemen. Welcome to the Facebook live session on Hepatitis Day. Aga Khan University Hospital बाकायदगी से इम्पॉर्टेंट हेल्थ इश्यूज़ के बारे में आगाही फैलाने के लिए इस तरीक़े के इक़दाम लेती है जिसके अंदर इस तरह के फेसबुक लाइव सेशंस और दीगर और सेशंस किए जाते हैं लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए उन अमराज के बारे में जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत मुहलिक साबित हो चुके हैं। आज हम वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मना रहे हैं। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे जुलाई की 28 तारीख को दुनिया भर में मनाया जाता है और इस ग्लोबल इवेंट को इसलिए मनाया जाता है ताकि लोगों को आगाही पहुंचाई जा सके हेपेटाइटिस के मर्ज़ के बारे में और उसकी मसाइल क्या क्या वो कर सकता है उसके बारे में। हेपेटाइटिस एक बहुत बड़ी मुहलिक बीमारी है। हमारे यहाँ ग्लोबली दुनिया भर में तकरीबन 350 मिलियन लोग हेपेटाइटिस से मुतासर हैं। पाकिस्तान में तकरीबन 15 से 16 मिलियन लोग हेपेटाइटिस में मुब्तला हैं और लिवर कैंसर जो कि हेपेटाइटिस की वजह से होता है दुनिया में तीसरे नंबर का अकरिंग कैंसर है। तो क्लियरली ये बहुत बड़ा मसला है हमारे लिए और इसको ट्रीट करना और इसके बारे में आपको समझाना और आप अपनी एहतियात कैसे कर सकते हैं हमारा काम होगा अगले 1 घंटे के लिए। मैं अपने पैनल की तरफ बढ़ता हूं और मेरे राइट पे डॉक्टर ओम प्रकाश हैं। डॉक्टर ओम प्रकाश, आप अपना इंट्रोडक्शन प्लीज़ बताएंगे। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश हूँ। मैं यहाँ पे कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ और गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का सेक्शन हेड भी हूँ। डॉक्टर शहाब आबिद। मेरा नाम डॉक्टर शहाब आबिद है। मैं यहाँ पे प्रोफेसर हूँ शोबा गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के अंदर। मेरा नाम डॉक्टर रुस्तम खान है। मैं यहाँ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ और मैं एसोसिएट प्रोफेसर भी हूँ। थैंक यू वेरी मच। तो सवालात आने शुरू हो गए हैं हमारे नाजरीन की तरफ से जो हमें फेसबुक लाइव पे देख रहे हैं और पहले सवाल लेके मैं डॉक्टर ओम प्रकाश की जानिब बढ़ूँगा कि डॉक्टर ओम, ये सवाल ये है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस और उनमें से ख़तरनाक कौन सा हो सकता है? वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल है और ये हर मरीज़ हमसे पूछते हैं कि हेपेटाइटिस है क्या। हेपेटाइटिस एक अंग्रेज़ी वर्ड का लफ्ज़ है जिसका मतलब जिगर पे सोजिश। जिगर पे सोजिश किसी भी वजह से हो उसको हम हेपेटाइटिस कहते हैं। इसकी बहुत सारी वजूहत होती हैं जिनमें से वायरल हेपेटाइटिस जो है सबसे बहुत कॉमन वजह है, जिनमें से हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई होती हैं और इसके अलावा ड्रग्स, हकीमी दवाइयाँ ये भी हेपेटाइटिस करा सकते हैं। तो हम जो आज डिस्कस कर रहे हैं वो आम तौर पे वायरल हेपेटाइटिस डिस्कस कर रहे हैं। इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे मैंने आपसे कहा हेपेटाइटिस ए से लेके ई तक। तो इसमें 2 किस्म के वायरसेस होते हैं, ब्रॉडली हम डिवाइड करते हैं। ये वो वायरसेस हैं जो खून से ट्रांसफ़र होते हैं या खाने पीने की चीज़ों से होते हैं। थैंक यू डॉक्टर ओम। डॉक्टर शहाब, हेपेटाइटिस की अलामतें क्या होती हैं? हेपेटाइटिस की कई किस्म की अलामतें हो सकती हैं, लेकिन आम तौर के ऊपर जो अलामतें हैं वो बड़ी गैर मखसूस होती हैं। जो मखसूस अलामतें हैं उसके अंदर एक हल्का बुखार शुरू हो सकता है, उसके बाद में येलो डिस्कलरेशन हो सकती है कि जो आँखों का और जिल्द का रंग जो है वो पीला होना शुरू हो जाता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि उल्टियाँ शुरू हो सकती हैं और आपकी जो भूख है वो कम हो सकती है। और उल्टियों का होना, भूख का कम लगना और जिल्द का और आँखों का पीला पड़ जाना, उसके साथ यूरिन का कलर जो है वो भी बहुत ज़्यादा गहरा पीला हो जाता है और इंसान को कमज़ोरी महसूस होनी शुरू हो जाती है। ये आम किस्म की इसकी नुमायाँ अलामतें हैं जिससे हेपेटाइटिस को आप तशख़ीस कर सकते हैं या जिसकी बुनियाद के ऊपर आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पेश आ सकती है। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर रुस्तम, क्या हेपेटाइटिस खामोश भी रह सकता है, खामोश मर्ज भी हो सकता है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है कि कई दफ़ा मरीज़ों में ज़ाहिरी अलामत होती हैं तो फिर आसानी से उसको इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है, उसके लिए ब्लड टेस्ट किए जा सकते हैं। लेकिन कई दफ़ा ये खामोशी तौर पे अंदर ही अंदर रह सकता है, जिसमें जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि भूख ना लगना, पेट में दर्द होना, हल्का बुखार होना और कमज़ोरी महसूस होना। तो इस तरह से ये तो इसके आम सिम्टम है, लेकिन कई दफ़ा ये अंदर ही अंदर होता है और एसिम्प्टोमेटिक कंडीशन में भी हो सकता है। राइट, थैंक यू डॉक्टर रुस्तम।
डॉक्टर ओम, अक्सर हम ये सुनते हैं पेशेंट से और ये एक परसेप्शन है उनका कि हेपेटाइटिस ए माइल्ड बीमारी है और जैसे जैसे बिगड़ता रहता है ये बी और फिर सी में तब्दील होता है। इसके बारे में कुछ वजाहत करेंगे? जी, ये बिल्कुल परफेक्ट सवाल है और ये अक्सर मरीज़ हमसे पूछते हैं। तो ये ए डिफरेंट बीमारी है, चारों पांचों जो वायरसेस हैं ये डिफरेंट इटसेल्फ, ये एक मुख्तलिफ बीमारी है, हर वायरस का एक डिफरेंट कोर्स होता है। सो ए बज़ाहिरन ज़ाहिर सी बात है, जैसे अभी डॉक्टर उसम से भी हमने पूछा था कि ये अलामतों के बगैर हो सकता है। यस, ये मोस्टली बच्चों में बगैर अलामत के भी हो सकता है, माइल्ड से फीवर और इस तरह कर सकता है और इसकी मॉर्टेलिटी बहुत कम होती है। अलबत्ता बी और सी ये वो साइलेंट वायरसेस हैं जो कि होते हैं और लोगों को पता भी नहीं चलता और आगे जाके ये लिवर सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाते हैं और जाके कैंसर बनते हैं। सो ये पांचों वायरसेस जो हैं डिफरेंट बीमारियां, इनका डिफरेंट हॉस्पिटल कोर्स होता है और डिफरेंट नेचुरल हिस्ट्री होती है। ओके, तो ऐसा नहीं है कि हेपेटाइटिस ए खराब होता है तो बी या डी में तब्दील होता है? नहीं, इसका ऐसे कोई ताल्लुक नहीं। तो ये डिफरेंट 5 मुख्तलिफ बीमारियां हैं। राइट, थैंक यू। तो डॉक्टर शहाब, आपकी तरफ आऊँगा कि हेपेटाइटिस ए और ई को आमतौर पे कहते हैं कि सिमिलर होते हैं, तो इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? जी, जैसे कि अभी तक वजाहत हो चुकी है कि हेपेटाइटिस में सबसे कॉमन जो है वो वायरल हेपेटाइटिस है और उसकी जो वजूहात हैं उसको हम ए और ई को एक साथ शुमार करते हैं और बी और सी और डी को एक साथ शुमार करते हैं। उसकी बुनियादी वजह ये है कि ए और ई जो हैं वो दोनों वायरस जो हैं वो पानी से लगते हैं, यानी कि अगर हम सफाई और सुथराई का ख्याल नहीं रखेंगे तो उस वक्त इम्कानात हैं कि हमें हेपेटाइटिस ए या ई में से कोई एक चीज़ हो सके। अगर हम आलूदा अशिया खाएंगे, बाहर के खाने खाएंगे जिसके अंदर सफाई का ख़ास ख्याल नहीं रखा हुआ होगा और गटर का पानी आपके पीने के पानी के साथ मिला हुआ होगा, तो हेपेटाइटिस ए और ई हो सकता है। ये दोनों जो वायरसेस होते हैं या दोनों जो हेपेटाइटिस हैं, इसका दौरानिया जो है वो छोटा होता है और इससे रिकवरी के इम्कानात काफ़ी ज़्यादा होते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर रुस्तम, क्या कभी ऐसा भी होता है कि हेपेटाइटिस ए और ई ख़तरनाक भी हो सकता है या आम तौर पे रिकवरी हो ही जाती है? बहुत अच्छा सवाल है। हेपेटाइटिस ए और ई आम तौर पे माइल्ड डिजीज़ के तौर पे होते हैं और सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ कहते हैं, ये ठीक हो जाते हैं। लेकिन हेपेटाइटिस ए तकरीबन 1000 में एक बंदे में ये बहुत सीरियस भी हो सकता है, इसमें लिवर फेलियर भी हो सकता है। इसे एक्यूट लिवर फेलियर कहते हैं और जब एक्यूट लिवर फेलियर हो तो इसमें अगर लिवर ट्रांसप्लांट ना मिले तो इसके साथ मरीज़ की मौत भी वाक़ हो सकती है। इसी तरह हेपेटाइटिस ई अगर प्रेगनेंसी के दौरान हो तो इसके साथ भी बहुत सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस हो सकती हैं। देखा ये गया है, स्टडीज़ ने ये बताया है कि तकरीबन 20 से 25% ख़वातीन जो प्रेगनेंसी के दौरान अगर उनको हेपेटाइटिस ई हो तो उनसे उनकी मौत भी वाक़ हो सकती है। इसलिए इस बीमारी को बहुत लाइट नहीं लेना चाहिए, इसको बहुत सीवियर लेना चाहिए और इसकी प्रिवेंशन के लिए और इसकी इलाज के हिसाब से बहुत सीरियसली उसके ऊपर हिदायत पर, डॉक्टर की हिदायत पर अमल करना चाहिए। थैंक यू। सवाल आ रहे हैं प्रिवेंशन के मुताल्लिक, क्योंकि हम हेपेटाइटिस ए और ई की बात कर रहे हैं, तो लोग हमारे नाज़रीन हमसे पूछ रहे हैं कि क्या हेपेटाइटिस ए या ई की कोई वैक्सीन अवेलेबल है? जी, बिल्कुल पर्टिनेंट सवाल है। दोनों की वैक्सीन, हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन तो काफ़ी अरसे से मौजूद है और इससे बचा भी जा सकता है, और हेपेटाइटिस ई की वैक्सीन अभी मार्केट में लॉन्च हुई है और इसकी वैक्सीन अभी एफिकेसियस ज़्यादातर लोगों में इतना नहीं अवेलेबल, बट इन फ्यूचर डेफिनेटली ई की वैक्सीन अवेलेबल हो जाएगी। बट ये वायरस, इन दोनों वायरसेस से हम बच सकते हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा था कि प्रिवेंशन जो होती है साफ़ सुथरा खाना ना खाने से या पानी साफ़ सुथरा ना पीने से ये वायरस लगता है, तो इन्हीं की हाइजीन का ख्याल रखा जाए तो इन दोनों वायरसेस से हम बच सकते हैं। बिल्कुल, थैंक यू। सो तो टू समराइज, हेपेटाइटिस ए और ये ऐसे वायरसेस हैं जो कि लिवर को मुतासर करते हैं, आलूदा खाने या पीने से होते हैं, खुसूसी तौर पे जिसमें वो कच्चा पानी डाला हुआ होता है, रोड साइड फूड्स एंड स्नैक्स, उनसे होता है। अगर आप इसका ख्याल रख सकते हैं तो फिर इंशाल्लाह आप अपनी हिफाजत कर सकते हैं हेपेटाइटिस ए और ई से। अच्छी बात इन दोनों वायरसेस की ये होती है कि अगर ये ज़िंदगी में कभी एक दफ़ा हो जाए तो जनरली अगर ए हो जाए तो ए दोबारा नहीं होता, या ई हो जाए तो दोबारा नहीं होता, लेकिन अपनी हिफाजत करना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे डॉक्टर रुस्तम ने कहा बाज़ औक़ात खुदा न करे ये जानलेवा भी हो सकते हैं। थोड़े से गियर्स शिफ्ट करेंगे और डॉक्टर साहब आपसे हेपेटाइटिस बी के कुछ इन्फॉर्मेशन लूँगा।
हेपेटाइटिस बी थोड़ा इन दोनों वायरसेस से डिफरेंट है, इसके बारे में कुछ वजाहत देंगे? जी, थैंक यू फैसल, ये बहुत अहम सवाल है और इस सिलसिले में पहले भी एक वजाहत की जा चुकी है कि इस तरह से नहीं होता कि हेपेटाइटिस ए जो है वो कन्वर्ट हो जाए बी में, या हेपेटाइटिस बी है वो कन्वर्ट हो जाए सी में। ये सारे के सारे अलहदा वायरसेस हैं और हेपेटाइटिस बी हेपेटाइटिस ए और ई से काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ है। ख़ास तौर पे दो वजूहात की बुनियाद पे ये बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। नंबर वन ये कि इसके होने के बाद चांस ये होता है कि 5% लोगों में ये दायमी हेपेटाइटिस बन जाए। मतलब ये है कि ये एक दफ़ा हो गया और उसके बाद ये फिर जिस्म से नहीं जाता, क्योंकि हेपेटाइटिस बी का जो जरासीम है ये सेल के अंदर मौजूद मरकज़ा जिसको न्यूक्लियस कहते हैं उसके अंदर जाके बैठ जाता है और वहाँ से इसको निकालना, इसको ख़त्म करना मुमकिन नहीं है। दूसरी चीज़ जिसकी बुनियाद पर आप इसको हेपेटाइटिस बी को हेपेटाइटिस ए और ई से मुख्तलिफ कर सकते हैं वो ये कि इसके फैलने का जो अमल है वो पानी और आलूदा अशिया खाने से नहीं होता। ये खून और खून वाली जो दूसरी चीज़ें हैं और रतूबतें हैं, जो सीक्रीशंस होती हैं बॉडी की, अगर उसके अंदर ये जरासीम मौजूद हो तो उसमें ये एक इंसान से दूसरे इंसान को लगता है। तो दो वजूहात की बुनियाद पर ये हेपेटाइटिस ए और ई से मुख्तलिफ है। एक तो ये कि ये दायमी सूरत हाल इख्तियार कर सकता है और दूसरा ये कि ये खून और दूसरी सीक्रीशन से कांटेक्ट में आने पर लगता है। ठीक, थैंक यू। डॉक्टर रुस्तम, आपसे पूछूंगा कि हेपेटाइटिस सी के बारे में कुछ बताइए कि ये फैलता कैसे और अलामतें क्या हो सकती हैं? जैसा कि डॉक्टर शाह ने बताया, हेपेटाइटिस बी और सी की फैलने की जो तरीक़ाकार है वो सेम है। दोनों ब्लड प्रोडक्ट एंड सिक्रीशन से फैलते हैं। जो सिरिंज शेयरिंग करते हैं लोग, ये ड्रग लेने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को जिन्हें बहुत फ्रीक्वेंटली ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है, जैसे थैलेसीमिया, हीमोफीलिया है, तो ऐसे लोगों में ये हेपेटाइटिस सी भी फैलने के बहुत ज़्यादा इम्कानात होते हैं। तो ये इसके खाने पीने की चीज़ों से या इससे इसकी फैलाव नहीं होता, बल्कि इसका पेरेंट्रल न्यूट्रिशन, पहले पेरेंट्रल अगर इसका जो फैलाव है उस तरीके से होता है, ब्लड प्रोडक्ट सिक्रीशन, और इसके बाद सेक्स से, और ये चीज़ें इसकी फैलाव में मदद देती हैं। राइट, थैंक यू। डॉक्टर ओम, आपसे पूछूंगा कि फिर हेपेटाइटिस बी अगर किसी को हो गया और जैसे डॉक्टर शहाब ने कहा कि फिर ये रह जाता है बॉडी में, ख़त्म नहीं होता, तो इसके लॉन्ग टर्म क्या मसाइल हो सकते हैं? यस, बिल्कुल परफेक्ट सवाल। लॉन्ग टर्म, जैसे मैंने शुरू में भी एक दफ़ा जिक्र किया था कि हेपेटाइटिस बी और सी ये वो वायरसेस हैं जो कि साइलेंट होते हैं और ये वक्त के साथ अंदर ही रह के हमारे जिगर का सिकुड़वा देते हैं। और लॉन्ग टर्म, जैसे आपने इंट्रो में भी कहा था डॉक्टर फैसल, कि हेपेटाइटिस बी और सी ये लिवर सिरोसिस कराता है और लिवर सिरोसिस से आगे जाके ये कैंसर भी बन सकता है। एक तो कैंसर, उसके अलावा जब लिवर सिरोसिस हो जाता है तो उसमें काफ़ी तकरीबन 15 से 20-25% लोग जो होते हैं लिवर सिरोसिस वाले, वो मज़ीद ख़राब होते हैं, जिसको हम कहते हैं डिकम्पनसेशन, जिसमें लोगों को खून की कै आना, पेट में पानी भर जाना, गुनूदगी आना, ये सारी पेचीदगियाँ हैं जब लिवर सिरोसिस रिलेटेड होती हैं। राइट, थैंक यू। डॉक्टर साहब, ये लिवर सिरोसिस, ये जो मर्ज़ है जिसके बारे में डॉक्टर ओम ने अभी जिक्र किया, क्या ये हेपेटाइटिस सी में भी होता है? जी हाँ, बिल्कुल। आपका ये सवाल बहुत काबिल तवज्जो है कि हेपेटाइटिस बी और सी के फैलने का सबब भी एक है और इसके जो दायमी असरात हैं वो भी लगभग एक जैसे होते हैं, यानी कि लिवर सिरोसिस। लिवर सिरोसिस से मुराद ये होती है कि जिगर के अंदर दायमी सोजिश के बाद उसका साइज़ सिकुड़ना शुरू हो जाता है। उसके मुड़ने और तोड़ने के साथ इसके अंदर मौजूद जो रगें होती हैं उनके अंदर प्रेशर का तवाज़ुन जो है वो बरकरार नहीं रहता और जिसकी वजह से पेट में पानी भरना शुरू हो जाता है, पाँव में सूजन आ जाती है और जिस्म में मौजूद जो फासिद मादे हैं उनको लीवर जो है वो पूरी तरह से ज़ाया नहीं कर सक रहा होता और वो दिमाग के ऊपर असर करते हैं, उससे बेहोशी और गनूदगी की कैफियत तारी हो जाती है। और ये वाली सारी अलामतें जो हैं वो सिर्फ हेपेटाइटिस बी के साथ नहीं हैं बल्कि हेपेटाइटिस सी के साथ भी हैं। और दोनों हेपेटाइटिस बी और सी में जब ये सारी अलामतें शुरू हुई भी होती हैं और आगे बढ़ रही होती हैं तो उसमें एक और चीज़ का इम्कान होता है, वो ये कि जिगर जो है वो अपनी नौइयत तब्दील कर लेता है और उसके अंदर कैंसर नमूदार होना शुरू हो जाता है।
थैंक यू। तो बी के मौजू पे रहते हुए डॉक्टर रुस्तम आपसे पूछूंगा कि क्योंकि इतना डेंजरस मर्ज है ये, जिसके इतने सारे मुज़िर कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, तो इससे फिर बचाव कैसे किया जा सकता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। इसके लिए हेपेटाइटिस बी के लिए बहुत इफेक्टिव किस्म का वैक्सीन मौजूद है, जिसकी देखा यह गया है कि अंडर यूटिलाइजेशन होती है। अगर किसी आदमी को बचपन में 3 शॉट अगर हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लग जाएं तो सारी ज़िंदगी के लिए तकरीबन 97% लोगों को इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है और उनको हेपेटाइटिस बी पूरी ज़िंदगी नहीं हो सकता। लिहाजा इस प्लेटफॉर्म से हम पब्लिक को ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि हेपेटाइटिस बी के बारे में, हेपेटाइटिस बी के वैक्सीनेशन का इस्तेमाल सही तौर से किया जाए। तमाम बच्चों को हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगनी चाहिए और जो हाई रिस्क पीपल हैं, जिनके प्रोफेशनल्स हैं, जैसे डॉक्टर हैं, नर्सिंग हैं, लेबॉर्ट्री में काम करने वाले लोग हैं, जिनका ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट से हैंडलिंग का बहुत ज़्यादा चांस होता है, ऐसे लोगों को लाजमी तौर पर वैक्सीनेशन होनी चाहिए, ताकि कभी ना कभी अगर उनको एक्सपोजर हो भी जाए तो उनका मुदाफ़ती सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो उस वायरस को अपने जिस्म के ऊपर हावी नहीं होने देता। लिहाजा वैक्सीनेशन से प्रिवेंशन की जा सकती है। थैंक यू डॉक्टर ओम। वैक्सीन के हवाले से 2-3 सवाल आ रहे हैं, तो पहला आपसे पूछूंगा कि क्या ये हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन हामला ख़वातीन को और बच्चों को लग सकती है? अगर लग सकती है तो कभी भी लग सकती है, उसका कोई वक्त होता है? हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन का कोई वक्त तो नहीं होता, अलबत्ता अगर कोई इन्फेक्टेड मदर का बच्चा पैदा हो रहा होता है तो उसके लिए एक मैंडेटरी वक्त है कि बच्चे को पैदा होने के 12 से 24 घंटे के अंदर वैक्सीन लग जानी चाहिए। बाकी हामला औरत में वैक्सीन यूजुअली हम नहीं लगाते और उसकी कोई इंडिकेशन भी नहीं होती। बाकी आप जब भी अगर किसी को कोई रिस्क फैक्टर है तो अपना हेपेटाइटिस बी का स्टेटस चेक करें और जल्दी से जल्दी अपनी वैक्सीन लगवा दें। अच्छा, कुछ लोग डॉक्टर ओम ये भी पूछ रहे हैं कि बेसिकली ऑफिस वर्कर्स हैं वो, उनका ऐसा कोई अस्पताल में कोई आना जाना नहीं है या कोई उनके घर में कोई मरीज़ नहीं है, क्या उनको भी हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगवानी चाहिए? बिल्कुल, हेपेटाइटिस बी देखें उसके बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं। जैसे अभी हमने कहा, जैसे अगर आप बार्बर के पास जा रहे हैं या वहाँ पे शेव हो रही है या रेजर्स यूज़ हो रहे हैं तो एक वो पोटेंशियल रिस्क फैक्टर है। अगर किसी ने कोई डेंटिस्ट के पास जा रहा है और अनस्टरलाइज इक्विपमेंट्स यूज़ हो रहे हैं तो दीज आर द रिस्क फैक्टर्स जो कि ये हमें रिस्क पे रखता है। तो इस प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन, ये वो वायरस है जिसको हम कहते हैं कि ये कैंसर प्रिवेंशन वायरस भी है, कैंसर प्रिवेंशन वैक्सीन भी है। तो इसकी वैक्सीन से आपके बहुत सारे फ़वाइद हो सकते हैं। तो यस, वैक्सीन एज सुन एज वी कैन गेट। जी बिल्कुल। सो वैक्सीन तकरीबन हर एज ग्रुप के लिए अप्रूव्ड है और होना भी चाहिए है। वैक्सीन वो वाहिद एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम हेपेटाइटिस बी से ज़िंदगी भर के लिए अपनों को और अपने आप को बचा सकते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर ओम ने बहुत 2-3 अहम चीज़ों के बारे में बात की, खुसूसी तौर पे ये कि ये फैलता कैसे है। डेंटल काम, दांतों का कहीं से काम करवाना, कोई ऑपरेशन किसी ऐसी जगह से लगाना जहाँ पे साफ़ सुथराई का ख्याल ना रखा जाए, गैर ज़रूरी टीके लगवाना। पाकिस्तान उन ममालिक में से है जिन पे सबसे ज़्यादा गैर ज़रूरी टीके लोगों को लग रहे होते हैं और ड्रिपें लग रही होती हैं। ये बहुत अहम है कि हम इस चीज़ को समझें और इसको रोकें। आखन अस्पताल के जितने भी हमारा ख़ुद का जो पूरा जो मेन कैंपस और इसके अलावा जो सेकेंडरी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे इन सारी चीज़ों का ख्याल रख के साफ़ सुथराई का ख्याल रखा जाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप जब भी कोई ऑपरेशन करवाने जाएँ या कोई टीका लग रहा हो या कोई दांतों का काम हो रहा हो तो प्लीज़ ख्याल रखें कि जो इक्विपमेंट यूज़ हो रहा हो उसमें इत्मीनान कर लीजिए कि साफ़ सुथरा हो। डॉक्टर शहाब, आपसे पूछूंगा कि लोग हमसे पूछ रहे हैं कि हेपेटाइटिस सी की कोई वैक्सीन है और क्या उसके आने के कोई इम्कान भी हैं कि नहीं? हेपेटाइटिस सी जो है वो बुनियादी तौर के ऊपर फैलता तो उसी तरह से है, उसके रिस्क फैक्टर सारे वही हैं जो कि हेपेटाइटिस बी के हैं, लेकिन बदकिस्मती से हेपेटाइटिस सी की अभी तक कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किस्म की वैक्सीन दरियाफ़्त नहीं हो सकी है। उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि जो हेपेटाइटिस सी का जो जरासीम है उसकी जहत, उसकी साख्त कुछ इस किस्म की होती है कि उसके ख़िलाफ़ एक वैक्सीन जो कि काफ़ी ज़्यादा मौसर हो उसको बनाना इतना आसान नहीं है। कई किस्म के ट्रायल इस सिलसिले में हो चुके हैं, लेकिन सर-ए-दस्त इस तरह की कोई वैक्सीन जिसकी अफादियत मुस्तनद हो इस वक्त मुमकिन नहीं है, इस वक्त मौजूद भी नहीं है। ताहम आइंदा चल के हो सकता है
कि ऐसी कोई वैक्सीन आ जाए जो कि इसके अंदर काफ़ी हद तक मदद हमें फराहम कर सके। लेकिन इसके बरखिलाफ़ हेपेटाइटिस सी की जो ट्रीटमेंट है जिसके बारे में अब हम बात करेंगे आइंदा चल के, वो इतना इफ़ेक्टिव अब मौजूद है कि अगर हम अच्छी प्रिवेंशन कर रहे हों और फिर बर वक्त अगर इसका इलाज कर लें, जो आजकल मौजूद दवाएं हैं, तो हम इससे बहुत हद तक हेपेटाइटिस सी के ऊपर काबू पा सकते हैं। राइट डॉक्टर रुस्तम, हेपेटाइटिस बी से ये तो हम समझ गए कि बचाव बहुत आसान है, बकौल आपके कि 3 डोजेज़ वैक्सीन के लगा लें तो बहुत अच्छी प्रोटेक्शन मिल सकती है। हेपेटाइटिस बी की क्या ट्रीटमेंट मौजूद है? जी हाँ, हेपेटाइटिस बी की भी ट्रीटमेंट मौजूद है, लेकिन इतनी इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं है जितनी हेपेटाइटिस सी की अवेलेबल है। हेपेटाइटिस बी की ट्रीटमेंट इंजेक्शन की सूरत में भी है और गोलियों की सूरत में भी है। इंजेक्शन तकरीबन हफ्ते में एक लगता है 1 साल तक, और गोलियां कई सालों तक खानी पड़ सकती हैं, और बेशुमार कई अरसे तक खाने के बावजूद भी ये बीमारी आम तौर पे सुला दी जाती है, मुकम्मल तौर पे निकलती नहीं है ज़्यादातर मरीज़ों में। लेकिन सुला देना बीमारी को ये भी लॉन्ग टर्म में मरीज़ के लिए फ़ायदा मंद होता है। तो नटशेल में इस सवाल का जवाब ये है कि हेपेटाइटिस बी की ट्रीटमेंट मौजूद है, लेकिन हेपेटाइटिस सी की बनिस्बत लेस इफेक्टिव है और उसमें काफ़ी अरसे तक खानी पड़ सकती हैं दवाइयाँ। ठीक डॉक्टर ओम, सवाल आ रहे हैं कि लोग ये अक्सर समझते हैं कि हेपेटाइटिस बी का कभी भी जिस्म से जाता ही नहीं है और एक दफ़ा आपको हेपेटाइटिस बी हो गया तो हमेशा होगा। शायद इसमें लोगों को ये भी डिफ्रेंशिएट पढ़ने की ज़रूरत है कि अक्यूट हेपेटाइटिस बी होता है क्या, फिर क्रॉनिक में क्या होता है, तो इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? जी, यहाँ तक कि जैसे डॉक्टर साहब ने भी शुरू में कहा था, क्योंकि ये हमारे न्यूक्लियस का हिस्सा बन जाता है तो ये वायरस हमारे जिस्म से निकलना बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन के बराबर है। लाखों में कोई चंद मरीज़ों का ये वायरस नेगेटिव होता है नेचुरली या ट्रीटमेंट के साथ। अब आते हैं ये सवाल, ये अगर हेपेटाइटिस बी होता है तो 15 से 20% लोगों को इमीडिएटली उसके साइन सिम्टम्स आते हैं। जैसे हमने शुरू में कहा था कि किसी को जॉन्डिस हो जाएगा, भूख ना लगना, बुखार ना होना, मगर मेजॉरिटी लोगों में ये वायरस एसिम्प्टोमेटिक रहता है और अक्सर ये लेट ही पता चलता है जब ये डिकम्पनसेट कर रहा होता है या इंसिडेंटली किसी का किसी और वजह से अल्ट्रासाउंड हो रहा है, कोई ब्लड रिपोर्ट हो रही होती है या कोई स्क्रीनिंग पर्पज़ के लिए कोई सर्जरी हो रही है। आजकल जैसे हर अस्पताल मेजॉरिटी लोग उसका स्क्रीनिंग टेस्ट कराते हैं तो उसमें पता चलता है, या प्री एम्प्लॉयमेंट में पता चलता है कि हेपेटाइटिस बी है। अक्सर ये साइलेंट ही होता है। बिल्कुल। इसमें यह है कि अगर किसी को हेपेटाइटिस बी होता है पहली दफ़ा ज़िंदगी में तो मेजॉरिटी ऑफ द लोगों में ये खुद ब खुद बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। 90 से 95% लोगों में ये 6 महीने के अंदर जिगर में सोजिश होकर ख़त्म हो जाती है और उनको फिर ज़िंदगी भर कभी हेपेटाइटिस बी नहीं होगा। लेकिन वो 5 से 10% जो लोग रह जाते हैं जिनके अंदर 6 महीने से ज़्यादा वायरस उनके जिस्म में रह जाता है, फिर ये वो लोग होते हैं जिनको इलाज की ज़रूरत होती है हेपेटाइटिस बी के लिए, जो थोड़ी देर पहले डॉक्टर रुस्तम ने भी जिक्र किया। लेकिन ज़्यादातर लोग को हेपेटाइटिस बी खुद ब खुद उनके क़ुव्वत मुदाफ़ियत उसको ख़त्म कर देती है, लेकिन कुछ के अंदर फिर इलाज की ज़रूरत होती है। डॉक्टर शहाब, हेपेटाइटिस सी की ट्रीटमेंट के बारे में कुछ बताएंगे कि उसमें क्या जिद्दत आई है रिसेंटली? हेपेटाइटिस सी की कई किस्म की जीनोटाइप्स होती हैं और हमारे यहाँ जो जीनोटाइप मौजूद है वो कॉमन उसको जीनोटाइप 3 कहते हैं। जो इसका पहले इलाज होता था उसके अंदर एक तरह का टीका है जो लगाया जाता था, इंटरफेरॉन का टीका कहते हैं उसको, और वो टीका जो है कम से कम 6 महीने के लिए लगाया जाता था। उसके साथ में एक और गोली दी जाती थी। दोनों को मिला के देने की सूरत में हेपेटाइटिस सी से का जो वायरस है उसको ख़त्म किया जा सकता था, और ख़त्म करने का जो शरह थी वो खासी कम थी। 40-50% लोगों में जो है ये हेपेटाइटिस सी इस तरह से काबू पाया जाता था। लेकिन अब जो नया इलाज आया है जिसको शुरू हुए हुए तकरीबन 10-12 साल हो गए हैं, और इस इलाज के अंदर अब टीकों की जगह पे 1 या 2 किस्म की गोलियां हैं जो कि डायरेक्ट वायरस के ऊपर असरअंदाज होती हैं और उसको जहाँ भी वो जिस्म में मौजूद हो तबाह कर देती हैं। ये जो गोलियां हैं ये आसान हैं, इसको खाना रोज़ाना तकरीबन 1 दफ़ा ही आमतौर पर इस्तेमाल में की जाती हैं। 3 से 6 माह का ये इलाज है और तकरीबन 90-95% लोगों के अंदर ये कारआमद साबित होती है। इसके कोई ख़ास बड़े साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं हैं। शुरू में इस दवा की कीमत बहुत ज़्यादा थी और इंसान की दस्तरस से बाहर थी,
लेकिन वक्त के साथ साथ और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में और इस जैसे एक दो और ममालिक के अंदर इसकी जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा कम है और इसकी अफादियत चूँकि बहुत ज़्यादा है, तो लिहाजा अब हम ये तवक्को कर सकते हैं कि अगर बर वक्त हेपेटाइटिस सी का इस नए दवाइयों से इलाज किया जाए तो हम ऐन मुमकिन है कि हम इसको हमेशा के लिए अपने मुल्क से ख़त्म कर सकें। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर रुस्तम, आप कुछ सवाल आ रहे हैं, आपसे पूछूंगा। जैसे एक सवाल ये है कि एक व्यूअर हमारे पूछते हैं कि उनके फादर को हेपेटाइटिस बी डायग्नोज हुआ है, लेकिन वायरस मौजूद होने के बावजूद डॉक्टर कह रहे हैं कि इलाज की इस वक्त ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या प्रोसेस होता है और ऐसा क्यों किया जाता है? ये बहुत कॉमन सवाल है, हमारे पास क्लिनिक में भी ऐसे मरीज़ आते हैं। इस स्टेज को आमतौर पर कैरियर स्टेज कहते हैं। कैरियर स्टेज में वायरस की जो लोड हम करते हैं पीसीआर से क्वांटिटेटिव वो लो होता है, या जो वायरस में जो लिवर फंक्शन टेस्ट जब हम करते हैं तो उसमें जो एंजाइम लिवर की फंक्शन को या तोड़ फोड़ को ज़ाहिर करते हैं वो नॉर्मल होते हैं। ऐसी सूरत में अगर मरीज़ को आप ट्रीटमेंट करें तो उसको फ़ायदा नहीं होता, लॉन्ग टर्म में भी अगर आप दवाइयाँ देंगे तो फ़ायदा नहीं होता। लिहाजा ऐसे लोगों को ऑब्ज़र्व करते हैं, और अगर जिस किसी स्टेज में उनके वायरल लोड और उनके जो लिवर के एंजाइम हैं वो अगर हाई होते हैं, एलिवेटेड होते हैं ख़ास लेवल से, तो फिर उनको ट्रीटमेंट ऑफ़र करते हैं। लिहाजा इसे ये कैरियर स्टेज में या जो लो वायरल लोड में या जिसमें लिवर एंजाइम नॉर्मल हों, इसमें किसी किस्म की एंटीवायरल मेडिसिन काम नहीं करती। लिहाजा इनको ऑब्जर्वेशन की नीड है, ट्रीटमेंट की नहीं। ठीक, थैंक यू डॉक्टर रुस्तम। डॉक्टर ओम, आगा खान अस्पताल में वो सारी सहूलियात मौजूद हैं जो कि हेपेटाइटिस बी सी के और सिरोसिस डायग्नोज करने के लिए चाहिए होती हैं? एक सवाल है। जी बिल्कुल, हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं किसी किस्म के हेपेटाइटिस के डायग्नोज करने के लिए, हेपेटाइटिस की किसी भी स्टेज को डायग्नोज करने के लिए ये हमारे पास सारी सहूलियात मौजूद हैं। ठीक है, थैंक यू। डॉक्टर शहाब, फाइब्रोस्कैन ये क्या टेस्ट है और इसके बारे में, ये जिगर के बारे में आपको क्या इन्फॉर्मेशन देता है? फाइब्रोस्कैन एक गैर मुज़िर किस्म का टेस्ट है। ये आप यूँ समझ लीजिए कि जिस तरह से अल्ट्रासाउंड होता है इसी तरह का एक प्रोब होता है जिसको स्किन के ऊपर लगा के जिगर की कुछ तस्वीर ली जाती हैं, एक वेव जाती है अंदर जैसे कि अल्ट्रासाउंड की वेव्स होती हैं, और ये हमें ये दो चीज़ों के बारे में निशानदेही करता है। एक तो ये कि जिगर के जो टिश्यू हैं वो कितने सख्त हो गए, तो जिगर की सख्ती के बारे में पता चल जाता है, और दूसरी चीज़ वो ये बताता है कि इसके अंदर किस मकदार में फ़ैट मौजूद है। तो फ़ैट का मौजूद होना जिगर के अंदर वो अच्छा नहीं होता, जिसके बारे में हम आइंदा चल के बात करेंगे। और दूसरा, जितना जिगर सख्त होता चला जाएगा यानी कि उसकी फाइब्रोसिस ज़्यादा होती चली जाएगी, उतना ही उसके फंक्शन जो हैं वो कम से कमतर होते चले जाएंगे, और आगे चल के लीवर सिरोसिस और उससे रिलेटेड जितनी भी पेचीदगियाँ हैं उसके पैदा होने का इम्कान बढ़ता चला जाएगा। तो मुख्तसरन ये है कि फाइब्रोस्कैन एक आसान सा टेस्ट है। इस टेस्ट से जिगर की सख्ती और चिकनाई के बारे में कि कितना उसमें चिकनाई का लोड है उसका पता चलता है, और ये टेस्ट जो है हमारे यहाँ आगा खान अस्पताल की क्लिनिक के अंदर मौजूद है, जहाँ पे आराम से इसको कराया जा सकता है। थैंक यू डॉक्टर साहब। आपने बताया कि सिरोसिस के मर्ज़ को डायग्नोज करने के लिए फाइब्रोस्कैन बहुत अच्छा है। डॉक्टर रुस्तम, एक सवाल हमारे व्यूअर्स पूछ रहे हैं, और वो पूछ रहे हैं कि माई फादर हैज़ क्रॉनिक लिवर डिजीज़ डायग्नोज्ड अ फ्यू मंथ्स बैक बाय द डॉक्टर, व्हाट आर द चांसेस ऑफ रिकवरी? इसमें देखना पड़ेगा कि इसकी क्रॉनिक लिवर डिजीज़ की कॉज क्या है। हेपेटाइटिस बी है, सी है, कई दफ़ा फैट्स हैं और फैटी लिवर होता है, कई दफ़ा और मेटाबॉलिक। तो इनको यकीनन इन्होंने किसी डॉक्टर से कंसल्ट किया होगा, अगर नहीं किया तो इनको किसी हेपेटोलॉजिस्ट को दिखाना होगा। उसमें ये मालूमात की जाएंगी कि इसकी वजह क्या है, और बहुत सारी जो कॉजेज़ हैं वो रिवर्सिबल हैं। उसमें अगर इंटरवीन किया जाए तो बीमारी की प्रोग्रेशन को रोका जा सकता है और उसको ट्रीट किया जा सकता है। ठीक, सो मोस्ट केसेस में सिरहोसिस का जो अमल होता है जिसमें से जिगर सिकुड़ जाता है, छोटा हो जाता है, ये जनरली इरिवर्सिबल कंडीशन मानी जाती है। कुछ साइंटिफिक डेटा ये शो करता है कि अगर हेपेटाइटिस बी की कुछ दवाइयाँ जो आप दें तो उससे कुछ हद तक रिवर्सिबिलिटी हो सकती है, मगर
ज़्यादातर केसेस में ज़्यादातर माहिरीन का कहना ये कि सिरहोसिस जब हो जाए तो ये मर्ज़ रिवर्स नहीं हो सकता, यानी कि वो जिगर का पार्ट जो कि तबाह हो चुका है या ख़राब हो चुका है वो ठीक नहीं हो सकता। और यही अहमियत है लिवर डिजीज़ को पिक करने की और जल्दी इलाज करने की और अपनी हिफाजत करने की, क्योंकि एक दफ़ा जिगर कमज़ोर हो गया या डैमेज हो गया तो फिर वो पार्ट वापस नहीं आ सकता। यही अहमियत है जिसकी वजह से इस तरह के हम लोग सेशंस होल्ड करते हैं। डॉक्टर ओम, सवाल आ रहा है कि ए, बी, सी और ई के बारे में तो पढ़ लिया, व्हाट इज़ हेपेटाइटिस डी? देखिए, हेपेटाइटिस डी भी एक वायरस है, आरएनए वायरस होता है, और ये वायरस वो है जो कि हमारे जिस्म में उस सूरत में नुकसान पहुंचाता है जिस वक्त उस मरीज़ के अंदर पहले से हेपेटाइटिस बी मौजूद हो या ये दोनों वायरस मिलकर एक साथ अटैक करते हैं। ये खुद से वायरस कभी भी हमारे जिस्म को नुकसान नहीं पहुंचाता, इसको हमेशा हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचाने के लिए हेपेटाइटिस बी की ज़रूरत पड़ती है। तो वो हेपेटाइटिस बी के बगैर तो हो ही नहीं सकता। अगर किसी तो इसलिए हम अक्सर यही कहते हैं कि अगर किसी को हेपेटाइटिस बी है तो ये 100% मैंडेटरी है कि उसका डेल्टा का वायरस चेक किया जाए। और पाकिस्तान हेपेटाइटिस बी और डी के मामले में दुनिया के टॉप नंबर्स में है, और स्पेशली सिंध का रीजन, साउदर्न पंजाब का रीजन जो बॉर्डरिंग बलूचिस्तान ऑफ जो कि सिंध और पंजाब को रीजन है, इन रीजन में हेपेटाइटिस बी और डी दुनिया के हाईएस्ट रिजर्वायर्स हैं हेपेटाइटिस बी और डी के। और आप जैसे हमने शुरू में भी जिक्र किया था कि ये वो वायरस है जिससे हम 100% बच सकते हैं अपनी एहतियाती तदाबीर से और हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन से। सो डी ईजिली कैन बी प्रिवेंटेड विद द हेल्प ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन से। ठीक, थोड़ी सी और इसकी वजाहत कर दें डॉक्टर साहब कि अगर डॉक्टर ओम ने बताया कि जिसको बी होता है उसी को डी होता है, सो एक तो डी अगर हो जाए किसी पेशेंट को जिसको हेपेटाइटिस बी हो तो उसके जिगर के मर्ज़ में क्या फ़र्क पड़ता है? तो वजाहत इसकी सिर्फ ये मैं कहना चाहूँगा कि जो हेपेटाइटिस डी फॉर डेल्टा जो है ये कमज़ोर सा वायरस है, अलहदा से अकेले में पिनअप नहीं सकता, इसको सहारे की ज़रूरत है और इसका जो सहारा है वो हेपेटाइटिस बी है। अगर हेपेटाइटिस बी नहीं होगा, यानी कि बी का जरसूमा इंसान के जिस्म में मौजूद नहीं है, तो डेल्टा जो है वो नहीं आ सकता उसमें। अगर डेल्टा उसके जिस्म में मौजूद है किसी को भी, तो उसका मतलब ये है कि बी तो मौजूद ही है। तो अब एक वायरस की जगह पे जब दो वायरसेस होंगे तो आप ख़ुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि नुकसान जो है वो भी डबल हो जाएगा। दूसरा, एक और बदकिस्मती ये है कि डेल्टा का कोई काबिल तवज्जो इलाज भी मुमकिन नहीं है और इसकी कोई वैक्सीन भी नहीं है। तो इसका इलाज जो है बुनियादी तौर के ऊपर तो यही होता है कि एक किस्म का इंजेक्शन है जो कि साल 1.5 साल के लिए लगाया जाता है, लेकिन उसकी अफादियत जो है वो 10 से 30% होती है, कि यानी कि 100 मरीज़ों को अगर लगाएंगे तो 10 को या ज़्यादा ज़्यादा 20 या 30 लोगों को उसका फ़ायदा होगा। और इन वाले पेशेंट को जिसमें डेल्टा वायरस मौजूद हो, जल्दी उम्र के अंदर ज़्यादा संगीन पेचीदगियाँ पैदा होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा होते हैं। और जैसा डॉक्टर ओम प्रकाश ने कहा कि हमारे यहाँ हेपेटाइटिस डेल्टा की एक बाकायदा रीजन बेल्ट मौजूद है, और वो बेल्ट जो है अपर सिंध और लोअर पंजाब का एरिया है। इस जगह के ऊपर डेल्टा जो है वह दर्जा आतम मौजूद है, और वहाँ पे जो हेपेटाइटिस है वो यंग एज में होता है और ज़्यादा तशवीश वाला होता है, जिसके आउटकम भी बहुत अच्छे नहीं होते। थैंक यू। हमने हेपेटाइटिस ए से ई तक कुछ चीज़ें कवर करने की कोशिश की। मैं कुछ अपने नाज़रीन के सवाल भी इस वक्त लूँगा। डॉक्टर रुस्तम, आपकी तरफ जाऊँगा, और ये हेपेटाइटिस सी से मुताल्लिक सवाल है कि आम तौर पे हेपेटाइटिस सी का जो नई दवाइयाँ जिसके बारे में डॉक्टर शहाब ने अभी बताया है, इलाज कितने टाइम का होता है और इनकी अफादियत क्या है? आम तौर पे ये दवाइयाँ 3 महीने, अगर पेशेंट को पहले से ट्रीटमेंट नहीं मिला हुआ तो नाइफ पेशेंट जिनको कहते हैं, ऐसे लोगों में 3 महीने का कोर्स से तकरीबन 90 to 95% रिस्पॉन्स रेट है। लेकिन अगर किसी आदमी को पहले से ट्रीटमेंट मिला है और नॉन रिस्पॉन्डर है, या एक दफ़ा ट्रीटमेंट होने के बाद बीमारी दोबारा आई है, तो ऐसे में इन लोगों में थोड़ी प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, आमतौर पर 5 से 6 महीने तक, और ज़्यादातर लोग उस ट्रीटमेंट से ठीक हो जाते हैं। ठीक, थैंक यू। डॉक्टर ओम, आपसे एक सवाल पूछूंगा। यहाँ हमारे व्यूअर पूछते हैं कि अगर एक दफ़ा हेपेटाइटिस सी का ट्रीटमेंट के बाद PCR नेगेटिव हो और कुछ टाइम बाद दूसरा टेस्ट कराया जाए जो फिर पॉजिटिव हो, तो क्या अज्यूम किया जाए? So
इसके देखिए ये इसके दो तीन पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि हो सकता है वो पहला वाला वायरस का टेस्ट सही ना हुआ हो, या फिर दोबारा से आपने न्यू इन्फेक्शन एक्वायर कर लिया। और दूसरी रिमोटली पॉसिबिलिटी होती है कि आपके जिस्म में ये हमारे जिस्म में कुछ सेंचुरी एरियाज़ होती हैं जहाँ पे ये वायरस कहीं ना कहीं छुपा हुआ होता है, तो वो उस सूरत में वापस आ सकता है। तो ज़्यादातर तो चांस यही होता है कि या तो वो टेस्ट स्प्यूरियस था जो कि नेगेटिव था, या आप इसी टेस्ट को रीचेक करके देख लें कि ये स्प्यूरियस हो सकता है, या आपने नया इन्फेक्शन आपने एक्वायर कर लिया है। ठीक, थैंक यू डॉक्टर साहब। हमारे एक व्यूअर पूछ रही हैं कि आफ्टर 3 months ऑफ ट्रीटमेंट इफ PCR इज स्टिल पॉजिटिव, व्हाट इज द प्रोटोकॉल टू बी फॉलोड? अच्छा, इसका जवाब देने से पहले मैं थोड़े से और वजाहत कर दूं। जो डॉक्टर ओम प्रकाश ने भी आपको बताया कि अगर हेपेटाइटिस सी का जो टेस्ट है वो अगर पॉजिटिव हो तो उसकी क्या वजूहत हो सकती हैं ट्रीटमेंट के बाद। देखिए, इसमें मैं सिर्फ एक चीज़ की वजाहत करना चाहता हूं कि आप जब दोबारा टेस्ट कराएंगे किसी भी पेशेंट का, तो वो एंटीबॉडी का टेस्ट नहीं कराएंगे। एंटीबॉडी का टेस्ट एक दफ़ा अगर पॉजिटिव है तो वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि एंटीबॉडीज़ जो हैं वो वायरस से एक्सपोजर बताती हैं, वो ये नहीं बताती कि जो उसको इस वक्त एक्टिव इन्फेक्शन है या नहीं है। अब हम इस सवाल की तरफ आते हैं जो कि डॉक्टर फैसल वसीम ने भी पूछा है कि किसी एक हमारे व्यूअर ने इस वक्त सवाल ये किया है कि हेपेटाइटिस जो सी का वायरस है उसका ट्रीटमेंट दिया गया और 3 महीने गुजर जाने के बावजूद भी अभी भी उसमें PCR जो है वो पॉजिटिव है। देखिए, उसकी कई वजूहत होती हैं। एक तो ये कि या तो उसने दवाएं जो हैं वो सही तरीके से इस्तेमाल नहीं की, नंबर 1, जिस तरह की डोज़ उसको दी गई थी अगर उसके अंदर जो है कुछ कोताही बरती गई होगी तब ये वाली चीज़ हो सकती है। दूसरा ये मुमकिन है कि वायरस जो है वो पूरी तरह से उन दवाओं को सेंसिटिव नहीं है। तो पहला स्टेप तो इसके अंदर ये किया जाता है कि ट्रीटमेंट को प्रोलॉन्ग किया जाता है। 3 महीने की जगह के ऊपर कम से कम 6 महीने का इलाज करके फिर दोबारा टेस्ट करके देखते हैं। तो कुछ लोगों में जो कि रिस्पांस रेट शुरू में अच्छा नहीं होता, तो 6 महीने के इलाज के बाद ये तवक्को की जाती है कि उनके अंदर ये वायरस जो है वो ख़त्म हो गया हो। अब अगर 6 महीने गुजर गए यानी कि टोटल इलाज को और फिर भी ये वायरस जो है मौजूद है, तो फिर कुछ और ऑल्टरनेट मेडिसिन हैं वो इनको दी जाती हैं और उन ऑल्टरनेट मेडिसिन की बुनियाद के ऊपर ये तवक्को की जा सकती है कि जो इलाज 90% लोगों में या फंक्शनल या इफ़ेक्टिव था वो 99% में हो जाए। लेकिन इसके बावजूद भी 1 या 2% लोग ऐसे रह जाएंगे जिनके अंदर जो ऑल्टरनेट मेडिसिन है उनसे भी इलाज जो है वो मुमकिन नहीं होगा। तो उसके आगे फ़िलहाल जो है कोई और तीसरा ऑल्टरनेट मौजूद नहीं है। थैंक यू डॉक्टर रुस्तम। एक सवाल ये है कि माई गॉल ब्लैडर इज रिमूव्ड, आई एम वरीड आफ्टर दिस आई विल गेट लिवर डिजीज। तो क्या पित्ते की सर्जरी के बाद जिगर का मर्ज हो सकता है? नहीं, ऐसा ही सिलसिला नहीं है। पित्ता तो उसका फंक्शन डिफरेंट है। पित्ते का फंक्शन ये होता है कि जो बाइल जिगर बनाता है उसको स्टोर करता है और जब खाना खाने के बाद उसकी हज़म करने के लिए ज़रूरत होती है उसको रिलीज़ करता है। जब उसमें स्टोन आ जाए, पथरी आ जाए या उसके अंदर कोई पस या इन्फेक्शन हो जाए जिसके लिए उसको रिमूव करना पड़ जाता है, तो उसके बाद कुछ हाजमे में प्रॉब्लम्स रहते हैं। थोड़ा आदमी फैटी चीज़ों को हज़म डाइजेस्ट करने में थोड़े प्रॉब्लम रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर लिवर की डिजीज़ेज उसकी वजह से ज़्यादा नहीं होती। तो उसमें थोड़ा डाइटरी मॉडिफिकेशन के साथ आदमी नॉर्मल लाइफ गुजार सकता है। थैंक यू। ये 2 सवाल और हैं जिनको मैं एड्रेस कर लेता हूँ। एक तो ये है कि माई मेड हैज़ हेपेटाइटिस, नो आइडिया व्हाट इट इज़, शी डज क्लीनिंग एंड वॉशिंग क्लोथ्स, डू आई हैव टू वरी अबाउट ट्रांसमिशन ऑफ माई डिजीज टू द फैमिली? तो हमने अब सीख लिया, हमने समझ लिया कि हेपेटाइटिस कैसे फैलते हैं, खाने पीने से फैलते हैं या फिर ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड से। तो अगर आपकी मेड सिर्फ कपड़े धो रही हैं और उनको फैला रही हैं तो मैं नहीं समझता कि ये कोई रीज़न होगा, अनलेस उनका कोई हाथ में कोई कट हो और कोई तरीका हो ब्लड का किसी से फैलने का। सो मैं नहीं समझता ये कोई रिस्क है। दूसरा एक सवाल ये है कि इफ़ अ पेशेंट इज़ ऑन हेपेटाइटिस सी ट्रीटमेंट और एक डोज मिस हो जाए तो क्या होगा? तो कुछ भी नहीं होगा, दूसरा डोज ले लीजिए जल्द अज जल्द। कोशिश ऑफ कोर्स हर इलाज के साथ यही होती है कि बाकायदगी से दवाई ली जाए और मिस ना हो। तो एक डोज मिस करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप उसको मेकअप कर लीजिए। थोड़े से गियर्स अब हम शिफ्ट करेंगे और एक और बहुत ही सीरियस कंडीशन हेपेटाइटिस की जो बायस होती है उसकी तरफ बढ़ेंगे, वो है फैटी लिवर डिजीज़। और फैटी लिवर डिजीज़ के ऊपर कई सारे सवाल
आ रहे हैं और ये एक इशू भी बहुत बड़ा है, तो उसके बारे में मज़ीद जानने के लिए डॉक्टर ओम की तरफ पूछूंगा कि डॉक्टर ओम, व्हाट इज़ फैटी लिवर डिजीज़? सो देखिए, फैटी लिवर आजकल ये बहुत ही बर्निंग टॉपिक है। इस साल पूरी दुनिया में ओबेसिटी रिलेटेड भी काफ़ी आगाही के वर्ल्ड ओबेसिटी डे मनाया गया, डाइजेस्टिव डे पे। सो फैटी लिवर एक्चुअली ये होता है कि एक्सेस फैट आपके लिवर में आ जाए। तो ये भी एक बहुत कॉमन रीज़न है हेपेटाइटिस कराने का, फैटी लिवर। और ये अब क्योंकि हेपेटाइटिस सी का, बी का बहुत अच्छा इलाज चल रहा है, तो हेपेटाइटिस सी जब ख़त्म हो रहा है तो फैटी लिवर की वजह से जिगर की बीमारियां बढ़ रही हैं। और ये सेकंड मोस्ट कॉमन रीज़न हो रहा है लिवर ट्रांसप्लांट का भी वेस्टर्न कंट्रीज़ में। और मोस्टली हम भी अपने मुल्क में अभी आगे जाके यही देखेंगे कि हमारे पास जो हेपेटाइटिस, जो जिगर का कमज़ोर या जिगर का कैंसर या जिगर का सिरोसिस की जो मेन वजह है आफ्टर हेपेटाइटिस सी इज़ मोस्टली, जिनको हम पहले नॉन बी नॉन सी कहते थे, वो फैटी लिवर डिजीज़ ही है। और फैटी लिवर डिजीज़ अक्सर ये हमारे पास लोग बेचारे अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट लेके आ जाते हैं और उसको सीरियस लेना चाहिए। ये एक अलार्मिंग साइन है कि आप अभी से अलर्ट हो जाएं अपनी, और इसका एक आराम से आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके आप उससे बच सकते हैं। सिंपल फैटी लिवर डिजीज़, जब वो लिवर एंजाइम्स उसके एक्टिव होते हैं, रिलीज़ होते हैं, तो उसको हम कहते हैं नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस, तो उसको हम नैश कहते हैं। तो डॉक्टर साहब, जिगर में चर्बी आने की क्या वजूहात होती हैं? जिगर में जो चर्बी आने की वजूहात बताने से पहले मैं सिर्फ एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि जो चर्बी है वो सोजिश करती है, और जब वो जिगर में जमा होगी तो वो सोजिश करेगी, और सोजिश करेगी तो वो हेपेटाइटिस करेगी, जो कि फैटी हेपेटाइटिस होता है। ये इसी तरह से है जैसे कि वायरस ए, बी, सी, डी और ई जो हैं वो तो जरासीम है, वो जब जिगर में जाएंगे तो वो भी सोजिश करते हैं। तो फैट अपने तौर के ऊपर भी सोजिश करती है जिगर के खलियों के अंदर, सेल्स में। तो इन्फ्लेमेशन होगा और सारा कुछ वही होगा जो वायरल हेपेटाइटिस की वजह से हो रहा होता है। अब आप खुद सोचें कि जिस्म के अंदर फ़ैट कब जमा होती है? फ़ैट उस वक्त जमा होती है जब हमारी बॉडी के अंदर मजमूई तौर के ऊपर ज़्यादा फ़ैट हो। यानी कि अगर हम बहुत मोटे होंगे, ओबीस लोगों में जो है फैटी लीवर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो लोग दुबले पतले होते हैं उनमें फैटी लीवर नहीं हो सकता, लेकिन उनका तनासुब बहुत 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 कम है जो कि दुबले पतले हों और उनमें फैटी लीवर हो। तो सबसे पहली वजह जो है आपका ओवरवेट होना है। अगर ओवरवेट होंगे तो जिगर में फ़ैट जमा होगी। दूसरी वजूहत ये होती हैं कि जिन लोगों का सेडेंट्री लाइफ स्टाइल होता है, चलना फिरना और भाग दौड़ करना, एक्सरसाइज करना, वो अगर उनका कम होगा तब भी उनके अंदर जिगर में फ़ैट जमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरी वजह ये होती है कि जिन लोगों को शुगर की बीमारी होती है, डायबिटीज़ के अंदर जिस्म के अंदर फ़ैट के बढ़ने के इम्कानात बढ़ जाते हैं और वो ज़्यादा फिर जमा होगी, क्योंकि जिगर जो है वो एक बुनियादी ऑर्गन है जिसके अंदर फ़ैट जो है वो मेटाबोलाइज होती है, जिसमें फ़ैट की जो है वो तकसीम होती है और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन मुख्तलिफ बॉडी के दूसरे अज़ा के अंदर फ़ैट जो है वो जाता है। चौथी वजह इसकी ये होती है कि कुछ लोगों के अंदर फ़ैट को हैंडल करने की सलाहियत जो है वो कमज़ोर होती है। उनके अंदर थोड़ा भी अगर वो फ़ैट लेंगे तो वो सर्कुलेशन में दौरान खून के ज़रिए से जिगर में वैसे के वैसे ही पहुंच जाएगा और उसकी मेटाबॉलिज्म जो है, उसका तबाह होना जो है, उसके लिए जो एंजाइम्स चाहिए उनकी कमी होती है। तो उनके अंदर हाइपरलिपिडीमिया होता है, उनका कोलेस्ट्रॉल, उनका ट्राइग्लिसराइड और दूसरी और जो फैटी अज़्ज़ा होते हैं वो बढ़े हुए होते हैं। तो ये 4-5 वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पे जिगर जो है उनमें उसके अंदर फ़ैट जमा होनी शुरू हो जाती है और वो फिर सोजिश करता है और फैटी हेपेटाइटिस होता है। राइट, थैंक यू। डॉक्टर रुस्तम, क्या ये फैटी हेपेटाइटिस के भी वही कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं जो कि हमने हेपेटाइटिस के जो वायरल वजूहात थी उनमें सुना था? जी, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि एक फैटी लिवर एक स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज़ है। एक तो ऐसा है कि फैट्स है लेकिन लिवर के एंजाइम नॉर्मल है, दूसरा लिवर में फैट्स है और लिवर के एंजाइम भी ख़राब है। तो ये जो दूसरी वाली सूरत हाल है ये ज़्यादा सीरियस होती है और लंबे अरसे में इसके कॉन्सिक्वेंसेस सेम है जैसे हेपेटाइटिस बी और सी होता है। ये भी सिरोसिस करेगा, जब सिरोसिस होगा तो उसके बाद लिवर का कैंसर होने के इम्कानात उसमें बढ़ जाएंगे। लिहाजा फैटी लिवर को भी हमें उतना ही सीरियस लेना चाहिए, ख़ास तौर पे
जब उसके साथ लिवर के एंजाइम भी ख़राब हों, उसमें डाइट और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन मेन स्ट्रेसर होता है, उसके ऊपर गौर करना चाहिए और अमल करना चाहिए। बाकी कुछ दवाइयाँ हैं जो कि उसके पे काम करती हैं, लेकिन मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट इज़ डाइट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड वेट लॉस। जी, थैंक यू। डॉक्टर ओम, कौन से टेस्ट करवाए जाएं अगर लगता है कि किसी को फैटी लिवर डिजीज़ है? वो कौन से आम तौर पे टेस्ट करवाए जाते हैं? देखिए, फैटी लिवर तो सबसे पहले तो अक्सर ये अल्ट्रासाउंड पे पिक हो रहा होता है कि इनको फैटी लिवर है या नहीं है। जैसे डॉक्टर शाहब ने पूरा डिटेल में बताया था, फैटी लिवर का स्पेक्ट्रम डॉक्टर रुस्तम ने भी कवर किया था। तो इसमें आम तौर पे जैसे डायबिटीज़ को रूल आउट करना चाहिए। सबसे पहले तो आप लिवर फंक्शन टेस्ट बेसिक करवाएं कि उस फैट जो अल्ट्रासाउंड में नज़र आया उसके साथ इन्फ्लेमेशन हो भी रही है, नहीं हो रही। दूसरा, उसके साथ आपके रूटीन टेस्ट होते हैं जिसमें आप बेसिक इन्वेस्टिगेशंस होती हैं। उसके अलावा आप फैट प्रोफाइल करवाते हैं, जिसे लिपिड प्रोफाइल कहते हैं हम। फास्टिंग ब्लड शुगर करवाते हैं, हेमोग्लोबिन A1C करवाते हैं। तो ये आपका एक बेसिक प्रोफाइल बता देता है कि आपको उसके साथ मेटाबॉलिक डिजीज़, जिसको हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं, उसके साथ आप अपना ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। ये सब चीज़ें हम चेक करते हैं ताकि कंप्लीट स्पेक्ट्रम का पता चले कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम है या नहीं। राइट, तो ये बात क्लियर हुई है कि वो लोग जो ओवरवेट हैं या वेरी रिसेंटली वेट गेन किया है या कुछ ऐसी दवाइयाँ लेते हैं जिससे फैटी लिवर्स हो सकते हैं, बहुत सारी दवाइयों की वजह से भी ये होता है, या जिनकी लाइफस्टाइल ऐसी है सेडेंट्री, जैसे डॉक्टर ओम ने फरमाया कि ऑफिस वर्क है, बैठे हुए हैं कंप्यूटर पे, और आजकल इन हालात में, कोविड के हालात में आप जानते हैं कि वर्क फ्रॉम होम की वजह से बहुत सारे लोगों ने वेट भी गेन किया है। ऐसे लोग हैं जिनको अपने आप को फौरी तौर पर स्क्रीन कराना चाहिए फैटी लिवर के लिए, और अगर है उसका तो फिर इलाज सीख करें। और इलाज की तरफ बढ़ते हुए डॉक्टर साहब, फाउंडेशन या बेसिस क्या है फैटी लिवर को ट्रीट करने की? जैसे मैंने पहले कहा था कि जो फैटी लिवर है उसके अंदर एक बुनियादी चीज़ ओवरवेट होना है। मेजॉरिटी जो है फैटी लिवर के पेशेंट्स की वो ओबीस होती है। तो जो पहला काम चाहिए इस पूरी फैटी लिवर को ठीक करने के अंदर, वो आपके अंदर वज़न को कम करना है। और अगर आप 10% अपना वज़न कम कर लें तो चांसेस ये हैं कि फैटी लिवर के अंदर 80-90% अफाका हो जाएगा। आपका वज़न अगर 100 किलोग्राम है, आप 90 से नीचे ले आइए, आपका 80-90% के करीब फैटी लिवर जो है वो बेहतर हो जाएगा। आप उसको 20% कम कर लें, अपने वज़न को 80 के करीब ले आएँ, तो 95% चांसेस ये हैं कि आपकी जितनी फैटी लिवर से रिलेटेड चीज़ें हैं वो बहुत हद तक बेहतर हो जाएंगी। दो ही चीज़ें इसके अंदर हो रही होती हैं, एक तो ये कि जिगर में सोजिश हो रही है, और जिगर की सोजिश अगर बिगड़ेगी तो वो बहुत सारे और दूसरे मसाइल को जन्म देगी। दूसरा काम ये करना है कि जैसे ओम प्रकाश ने बताया कि कौन कौन से टेस्ट हैं जो इसमें किए जाते हैं, अगर उन टेस्टों के अंदर हमें ये नज़र आए कि चिकनाई का तनासुब ज़्यादा है ब्लड में, तो उनको कम करने की दवाएं देनी है। अगर उन टेस्टों से ये पता चल जाएगा कि पेशेंट को जो है वो डायबिटीज़ है, तो भी डायबिटीज़ का इलाज करना पड़ेगा। कुछ और मेटाबॉलिक चेंजेस हैं, अगर वो मौजूद हैं, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, थायराइड के फंक्शन जो हैं वो कमज़ोर हुए हुए हैं, तो उनको ठीक करना पड़ेगा। तो ये जो मेटाबॉलिक प्रोफाइल है उसको स्क्रीन करके उसमें जो एबनॉर्मलिटीज़ नज़र आएंगी उनका इलाज करना, बुनियादी तौर के ऊपर फैटी लीवर का इलाज करना है। लेकिन जो मेन स्टे है इसके इलाज के अंदर, वो अपने वज़न को कम करना है और अपने आप को हरकत देनी है, एक्सरसाइज करनी है। जैसे फैसल वसीम ने कहा कि जो हमारा हालात चल रहे हैं पिछले 1.5-2 साल से, कि हम घरों में मुक़य्यद हैं, हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ कम हैं और हमारा वज़न बढ़ रहा है, तो हमारे में फैटी लीवर का तनासुब भी बढ़ रहा है। बिल्कुल, तो बहुत इम्पोर्टेंट बात वज़न कम करना, जो कि एक बहुत मुश्किल चीज़ हम सब अपने पेशेंट्स में देख रहे होते हैं। तो डॉक्टर रुस्तम, वज़न कम कैसे किया जाए? बुनियादी तौर पर वज़न एक बैंक बैलेंस की तरह है। जब आपकी इनकम बढ़ती है तो बैलेंस बढ़ता है, जब आपका खर्च कम होता है तो बैलेंस बढ़ता है। इसी तरह जब आपकी इनटेक ज़्यादा होती है और आपकी आउटपुट कम होती है, आप एक्सरसाइज नहीं करते, तो ऐसी सूरत में वज़न बढ़ता है। तो इसी तरह वज़न कम करने के लिए आपको डाइट इनटेक को कम करना होगा और लाइफस्टाइल को चेंज करना होगा। डेली आपको एक्सरसाइज, वर्जिश करनी होगी। आमतौर पे देखा गया है कि 50 से 60 मिनट तक अगर डेली वॉक की जाए और खाने के अंदर एहतियात बरती जाए और उसका बाकायदा एक टारगेट रखा जाए, तो लॉन्ग टर्म में वज़न कम किया जा सकता है। कुछ लोग दवाओं पे बहुत ज़्यादा निसार करते हैं कि वज़न कम करने के लिए दवाएं हमें लिख के दे दी जाएं।
लेकिन देखा ये गया है कि लंबे अरसे में दवाइयाँ एक तो साइड इफ़ेक्ट करती हैं, दूसरा दवाइयों से बहुत हद तक वज़न कम करने में मदद नहीं मिलती। मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट अगेन वही जो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, डाइट और एक्सरसाइज, इन दोनों चीज़ों पे आप कंसंट्रेट करेंगे तो वज़न कम किया जा सकता है। तो डॉक्टर रुस्तम, कोई ख़ास डाइट है या कोई ख़ास चीज़ें जो कि रोकने की ज़रूरत होती है अगर वज़न कम करना है? जी बिल्कुल, इसमें चिकनाई का इस्तेमाल, इसमें कार्ब का इस्तेमाल, ख़ास तौर पे कार्बोहाइड्रेट जिसमें मिठाइयाँ हैं, जिसमें ये शुगर है, पर ये इनका इस्तेमाल कम से कम रखा जाए, रिफाइंड शुगर ख़ास तौर पे। इसके बाद कम्प्लेक्स शुगर कुछ हद तक खाने की इजाज़त है। प्रोटीन आपके लिए फ़ायदेमंद है, सब्ज़ियाँ हैं, और ये चीज़ें हेल्प करती हैं वज़न कम करने में। जबकि मिठाइयाँ, मीठी चीज़ें, कार्ब, चावल, कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल ज़्यादा होगा तो उससे वज़न बढ़ेगा। थैंक यू। डॉक्टर ओम, एक्सरसाइज के बारे में भी बात हुई अभी। अब कोविड के हालात में हमने देखा कि जिम्स भी बंद रहे हैं, कई लोग नहीं जा पाते, तो क्या एक्सरसाइज कैसी करनी चाहिए, क्या टारगेट होना चाहिए है? देखिए, एक्सरसाइज का टारगेट डेफिनेटली तो आप इंडोर एक्सरसाइजेज भी कर सकते हैं, जैसे डॉक्टर रुस्तम ने कहा कि 50 से 60 मिनट, डिपेंड्स अपॉन कि आप हफ्ते में 5 दिन करते हैं, हफ्ते में 3 दिन करते हैं, आपका टारगेट उसी तरीके से। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आपको वज़न कितना कम करना है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा अगर आपका 100 किलो है तो 10% अगर आप कम करते हैं तो 90s पे अगर लेके आते हैं तो सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ योर फैट इज़ फिनिश्ड फ्रॉम योर लिवर। सो इसी तरीके से आप अपना एक टारगेट करें कि आपका जो टारगेट वेट होना चाहिए आपकी हाइट के हिसाब से, जिसको हम BMI कहते हैं, वो आपका 23-25 के बीच में होना चाहिए। आप अपने डॉक्टर से रुजू करें, वो आपको गाइड करेंगे कि आपका इतना होना चाहिए, और वो आप प्लान करें कि नेक्स्ट 3 ईयर्स 5 ईयर्स का आपको कितना वेट रिड्यूस करना है। और डाइट का जैसे डॉक्टर रुस्तम ने कहा कि रिफाइंड शुगर्स नहीं होनी चाहिए, आपका कार्बोहाइड्रेट का इंटेक कम होना चाहिए, और आपका चलना फिरना बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो डिफरेंट एरोबिक एनारोबिक एक्सरसाइजेज हैं, या आप डिफरेंट चार्ट्स अवेलेबल होते हैं, इजीली अवेलेबल हैं, यू कैन टेक दोज चार्ट्स एंड यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग एट होम। बिल्कुल। सो इवन अ वॉक, अगर आप घर में निकल के मोहल्ले में वॉक कर सकते हैं 20 मिनट से आधा घंटा, और इस तरीके से चलें कि आपका टारगेट ये हो कि जब आप ख़त्म करें वो वॉक या एक्सरसाइज तो आपका सांस फूल रहा हो और आपको पसीने आ रहे हो। सिर्फ हल्की महल चहलकदमी करने से बात नहीं बनती। अक्सर औक़ात हम सब के पेशेंट्स हमसे ये कहते हैं, और स्पेशली ख़वातीन ये कहती हैं कि डॉक्टर साहब मैं तो कुछ खाती नहीं हूँ, या मैं तो पूरे दिन घर में काम करती रहती हूँ। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि जब एक्सरसाइज की बात होती है फैटी लिवर डिजीज़ के लिए, तो ये बहुत अहम है कि फिर एक्सरसाइज को एक्सरसाइज की तरह समझा जाए, ना कि घर में सिर्फ घूमना फिरना और काम करना। घर से तेज़ वॉक करना है, अगर जैसे डॉक्टर ओम ने कहा ट्रेडमिल रख लें, लेकिन एक्सरसाइज इस तरीके की करनी है कि सांस फूले और पसीना आए। और जो भी एक्सरसाइज का प्रोग्राम करें अपने डॉक्टर से ज़रूर रुजू करके करें कि वो आपके लिए सेफ़ है भी कि नहीं। डॉक्टर शहाब, कुछ सवालात की तरफ महफिल ये फैटी लिवर की तरफ से बढ़ेंगे कि कुछ मरीज़ों को परहेज़ बताया जाता है, कुछ मरीज़ों को दवाई भी साथ दी जाती है फैटी लिवर के लिए, ये कब फैसला किया जाता है? अच्छा सवाल है, और इसका जवाब देने से पहले मैं सिर्फ डॉक्टर रुस्तम खान की बात को मज़ीद प्रोमोट करना चाहूँगा कि ये एक बैंक की तरह से है, और इसके अंदर इनकम और उसके बाद उसकी यूटिलाइजेशन कि आपने उसको उस इनकम को कितना इस्तेमाल किया, उसका एक बैलेंस है जिसकी बुनियाद पे फ़ैट बनती है। तो इसमें जो ज़्यादा कंपोनेंट है, ज़्यादा जो हिस्सा है वो इनकम का है। आप जितना ज़्यादा खाएंगे उतना ज़्यादा इम्कानात ये हैं कि आपको फैटी लिवर होगा। एक्सरसाइज करके इसको ख़त्म करना जो है वो एक स्लो प्रोसेस है, लेकिन खाना आपके इख्तियार में ज़्यादा बेहतर तरीके से आप उसके ऊपर कदगन लगा सकते हैं, उसको आप रिस्ट्रिक्शंस उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, उसके अंदर आप सिलेक्टिव हो सकते हैं, आप चुनाव कर सकते हैं उन चीज़ों का जो कि आपके लिए ज़्यादा हेल्दी हैं बनिस्बत इसके जो कि अनहेल्दी हैं। तो ये तो यहाँ तक हो गया। अब जो बुनियादी सवाल है वो ये कि कुछ लोगों को तो हम सिर्फ वज़न की कमी का मशवरा देते हैं और कुछ लोगों को हम कुछ दवाएं भी साथ में देते हैं। तो उसका बुनियादी तौर के ऊपर ये फ़ैसला इस चीज़ पे किया जाता है कि वो जो पेशेंट है उसको सिर्फ फैटी लीवर है जो कि अल्ट्रासाउंड में आ रहा है, या फाइब्रो स्कैन के अंदर पता चल रहा है, या फैटी लीवर के साथ साथ जिगर में सोजिश भी हो रही है। सोजिश का पता LFT से चलता है। अगर LFT के अंदर उसके लीवर एंजाइम्स जो हैं वो बिगड़े हुए हैं, वो एलिवेटेड हैं, तो ये एक बुनियादी इंडिकेशन है जिसमें वज़न की कमी, हेल्दी लाइफस्टाइल और दूसरे
इख्तियारी तौर के ऊपर जो तरीक़ेकार हैं उनको रखते हुए उसके साथ साथ कुछ मखसूस दवाएं जिगर के अंदर मौजूद फैट से रिलेटेड सोजिश को कम करने के लिए दी जाती हैं। डॉक्टर रुस्तम, कुछ पेशेंट्स ये भी पूछ रहे हैं कि क्या इसके लिए कोई प्रोसीजर या कोई ऑपरेशन के बारे में भी सोचा जा सकता है? जी बिल्कुल, अगर लाइफस्टाइल और डाइट वर्क ना करे और उसके ऊपर सही तरीके से अमल दरामद भी किया है, कई लोग एक्सरसाइज नहीं कर सकते, फ़र्ज़ करें कि उनका वज़न इतना ज़्यादा है, जॉइंट पेन है और वो ज़्यादा एक्टिविटी नहीं कर सकते, तो ऐसी सूरत में फिर वो इन्वेजिव प्रोसीजर्स होते हैं, बैरियाट्रिक सर्जरी होती हैं जिसमें स्लीव गैस्ट्रेक्टमी, जिसमें मैदे को छोटा कर दिया जाता है या आंतों का बाईपास कर देते हैं, तो ये बड़ा इफेक्टिव है। लेकिन उससे पहले डाइट एंड लाइफस्टाइल को एक दफ़ा चांस ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि बाकी दूसरे जितने ऑपरेशन हैं वो मेजर ऑपरेशन हैं और इन्वेजिव हैं, और लेकिन एक टाइम पे उसके लिए भी कंसिडर किया जाता है कि डाइट और लाइफस्टाइल वर्क नहीं कर रही, नाउ वी शुड प्रोसीड फॉर सम इन्वेजिव प्रोसीजर लाइक बैरियाट्रिक सर्जरी। तो डॉक्टर रुस्तम ने यही कहा कि अगर पूरी कोशिश के बावजूद डाइट और एक्सरसाइज नहीं काम कर रही और मरीज़ की जान को ख़तरा है किसी ऐसे मर्ज से अपने वेट की वजह से, जैसे कि सीवियर डायबिटीज़ या कुछ, तो फिर इन चीज़ों के बारे में सोचा जा सकता है, मगर क़तई तौर पे कि ऑपरेशन कराना या कोई प्रोसीजर कराना पहला इलाज कभी भी नहीं होता, क्योंकि इसके मुज़र असरात होते हैं। और उसके बारे में डॉक्टर ओम से पूछूंगा कि डॉक्टर ओम, एंडोस्कोपी यानी कि मैदे का मुआयना कैमरा से जो किया जाए या फिर ऑपरेशन के ज़रिए जो मोटापे को पेट छोटा किया जाता है, इनके क्या मुज़र असरात हो सकते हैं? देखिए, अभी भी मैं यही कहूँगा, जैसे ट्रीटमेंट फैटी लिवर डिजीज़ का जो ट्रीटमेंट 1, 2, 3 इज़ लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। हमेशा ये एज ए लास्ट रिजॉर्ट लिया जाए। पेशेंट अगर नहीं ट्राई किया उसको, ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट डिसीजन होता है। इसको मल्टी डिसिप्लिनरी बहुत सारे एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, इंटरनिस्ट, डाइटिशियन, साइकाइट्रिस्ट, तब जाके डिसीजन लिया जाता है कि इस फैटी लिवर डिजीज़ के लिए या मोटापे के लिए बैरियाट्रिक प्रोसीजर कोई किया जाए। तो डेफिनेटली बैरियाट्रिक प्रोसीजर्स वेरी इफेक्टिव। उससे ये देखा गया कि लोगों की डायबिटीज़ ख़त्म हो गई, लोगों का मोटापा ख़त्म हो गया, लोगों की हार्ट डिजीज़ के रिस्क और फैटी लिवर के रिस्क काफ़ी ख़त्म हो जाते हैं। तो उसमें से अब एंडोस्कोपी इवॉल्विंग फील्ड है। आगे फ्यूचर में जाके स्लीव जो गैस्ट्रेक्टॉमी इस वक्त सर्जरी से होती है, आगे जाके ये एंडोस्कोपिस्ट कर रहे होंगे। उससे पहले जो कि अभी हम कराची में लोग कर रहे हैं, जो बैलून आराम से आप डाल सकते हैं, जो कि एक रिलेटिवली नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है एज कम्पेयर टू सर्जरी। ठीक है, प्लीज। सो बैलून आप डाल सकते हैं और ये एक लेस इन्वेजिव प्रोसीजर है जिसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत कम होते हैं, और इसको हम कहते हैं ब्रिजिंग थेरापी टूवर्ड्स द मेजर सर्जिकल प्रोसीजर्स, क्योंकि उसमें मरीज़ को पता चल जाता है कि आप बैलून के साथ आपको क्या क्या तकालीफ आ सकती हैं, तो फिर जाके आदमी उसको टॉलरेट करता है सर्जिकल। अगर आप डायरेक्टली सर्जिकल ऑप्शन पे जाते हैं तो हमने देखा है लोगों को बहुत सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज आ जाते हैं। जी, थैंक यू। सो वंस अगेन डॉक्टर ओम ने वही बात कही है जो हम सब कह रहे हैं, यानी कि डाइट एंड एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ये की है, उसके बगैर कोई फैटी लिवर या कोई भी इलाज नहीं किया जा सकता। आखिरी 2 सवाल होंगे, वक्त अब कम है। डॉक्टर साहब से मैं वो सेकंड लास्ट सवाल पूछूंगा कि क्या डॉक्टर साहब हेपेटाइटिस के मरीज़ कोरोना की वैक्सीन लगवा सकते हैं? ये बहुत अहम सवाल है और यकीनी तौर के ऊपर बहुत कम लोग इस तरह के होंगे जिनको क्रॉनिक लिवर डिजीज़ हो और वो इस नहज पे पहुंची हुई हो, इतने एक्सट्रीम पर हो, जिसके अंदर कोरोना की वैक्सीन जो है वो लगवाना बेहतर साबित ना हो। लेकिन 99% लोगों के अंदर अगर उनकी वेल कंपेंसेटेड डिजीज़ है या माइल्डली डीकम्पेंसेटेड डिजीज़ भी है, उनको कोरोना की वैक्सीन बिल्कुल लगवानी चाहिए। और ये हेपेटाइटिस का होना किसी भी तरह से कोरोना की वैक्सीन के ख़िलाफ़ नहीं जाता। थैंक यू। और डॉक्टर रुस्तम, आपसे सवाल है कि क्या हेपेटाइटिस के मरीज़ों के बोन्स भी डैमेज हो सकती हैं? हेपेटाइटिस का बोन के साथ मेरा नहीं ख्याल, लेकिन लॉन्ग टर्म में जब सिरोसिस हो जाए तो विटामिन डी चूँकि लिवर में आके एक्टिवेट होता है, तो इसमें बोन डिजीज़ हो सकती है, मेटाबॉलिक बोन डिजीज़, बट इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। जब सिरोसिस, एक्यूट हेपेटाइटिस में तो आई डोंट थिंक देयर विल बी एनी इफेक्ट ऑन बोन। जी बिल्कुल।
हेपेटाइटिस में फिर मरीज बोन्स का कमज़ोर होना, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस का डेवलप करना, बल्कि ज़्यादातर पेशेंट्स को ऐसे विटामिन डी और कैल्शियम भी दिया जाता है। आखिरी टाइम में बस मैं ये कहूँगा कि इस साल जो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाएगा उसकी थीम है हेपेटाइटिस कांट वेट, यानी कि हेपेटाइटिस इंतज़ार नहीं करेगा। हेपेटाइटिस इंतज़ार नहीं करेगा कि आप अपना टेस्ट ही ना कराएं ये मालूम करने के लिए कि आपको हेपेटाइटिस है कि नहीं। हेपेटाइटिस नहीं इंतज़ार करेगा कि आप वैक्सीन लगवाएं। हेपेटाइटिस नहीं इंतज़ार करेगा कि आप अपना जाके इलाज करवाएं। तो हम सब की पैनल के थ्रू मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग से कि प्लीज़ अपने लिवर का ख्याल रखें, फैटी लिवर से बचें और अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं अगर नहीं करवाया है। और अगर आपको अपने लिवर डिजीज़ के या स्टेटस के बारे में नहीं पता तो किसी डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें और अपने लिवर को चेक करवाएं, ताकि अगर कोई चीज़ है जिसको अभी डायग्नोस करके ट्रीट किया जा सकता है और आपके लिवर की हिफाजत की जा सकती है, तो ये आप अपने लिए और अपनों के लिए सबसे बेस्ट फ़ैसला करेंगे। बहुत शुक्रिया।